नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से रेलवे साइंस का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 26 करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 25 तक ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। जिस किसी ने नहीं देखे वो ऊपर के आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और हाँ, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये ना सिर्फ रेलवे वालों के लिए और भी एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी। तो बताइए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? नॉल और रस्का ने, स्लाइडेन तथा स्वान ने, फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने, या फिर वाटसन तथा क्रिक ने। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी किसने? तो नॉल और रुस्का ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार बर्लिन में मैक्स नॉल और अर्नस्ट रुस्का द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी एक विशेष प्रकार का सूक्ष्मदर्शी होता है जो नमूने यानी कि स्पेसिमेन को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का उपयोग करता है और उच्च प्रवर्धित छवि प्राप्त कराता है। इसकी वेधन क्षमता यानी कि रिजॉल्विंग पावर जो होता है वो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कि भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो बताइए, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? कार्बन मोनोऑक्साइड का, मिथाइल आइसोसाइनेट का, इथाइल आइसोसाइनेट का, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का। तो देखिए, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए, भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 4 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी। इसे भोपाल गैस कांड या फिर भोपाल गैस त्रसादी के नाम से जाना जाता है। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि MIC नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो बताइए, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, केंद्रक या नाभिक, या फिर कोशिका झिल्ली के कारण। तो देखिए, कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है कि पादप कोशिकाएं पशु कोशिकाओं से उनकी कोशिका भित्ति के द्वारा भिन्न होती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होता है। ठीक है, पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं जो अंगक होते हैं और जो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं और इसे कोशिका के लिए ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, यानी कि जो पादप में क्लोरोप्लास्ट होता है उसका क्या काम होता है? तो उसका काम होता है कि सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो बताइए, अस्थियों का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ बोन्स विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओरोलॉजी के अंतर्गत, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत, सेरेमोलॉजी के अंतर्गत, या फिर जियोलॉजी के अंतर्गत। तो देखिए, अस्थियों का अध्ययन जो है वो किया जाता है किस शाखा के अंतर्गत? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए, ओरोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है? तो ओरोलॉजी के अंतर्गत क्या जाता है? पर्वतों का अध्ययन। ठीक है, उसके बाद देखिए, जियोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है? तो जियोलॉजी के अंतर्गत क्या जाता है? क्या? तो भूगर्भ विज्ञान का अध्ययन। ठीक है, देखिए क्या कि कंकालों और हड्डियों की वैज्ञानिक अध्ययन को अस्थि विज्ञान या फिर ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है और पर्वतों का अध्ययन को ओरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था। तो बताइए, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर विलियम हार्वे के द्वारा, डॉक्टर हॉपकिंस के द्वारा, या फिर डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, या फिर लुई पास्चर के द्वारा। तो देखिए, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था किसके द्वारा? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए कुछ और भी इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने अपनी टीम के साथ 3 दिसंबर 1967 को दुनिया का पहला मानव से मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किया था और यह एक प्रमुख ऐतिहासिक घटना थी जो चिकित्सा विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता भी थी। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो बताइए विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। लुई पास्चर के द्वारा, अरस्तु के द्वारा, मेंडल के द्वारा या फिर डार्विन के द्वारा। तो देखिए विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा, तो डार्विन के द्वारा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए चार्ल्स डार्विन को प्राकृतिक चयन के द्वारा विकास का सिद्धांत वह आधार है जिस पर आधुनिक विकासवादी सिद्धांत का निर्माण किया गया है, और इस सिद्धांत को 1859 में प्रकाशित डार्विन के मौलिक कार्य ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में रेखांकित भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है कि विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो बताइए विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। एमीटर का, स्टेबलाइजर का, एम्पियर का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्युत धारा का पता लगाने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसका नाम है एमीटर का, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए विद्युत धारा को मापने के लिए एक एमीटर का उपयोग किया जाता है। एमीटर एक उपकरण या फिर एक यंत्र होता है जो विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाले एम्पियर में जिसमें प्रत्यक्ष या फिर प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को माप सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है कि स्कूटर के आविष्कारक कौन है। तो बताइए स्कूटर के आविष्कारक कौन है। एडमिन हब्बल, जी ब्रॉड शॉ, डेमलर या फिर आइंस्टीन। तो देखिए स्कूटर के आविष्कारक कौन हो जाएंगे, तो जी ब्रॉड शॉ, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए डेमलर ने क्या किया था, तो डेमलर ने किया था इंजन का खोज किया था, ठीक है। बाकी एडविन हबल ने क्या किया था, तो आकाशगंगा हमारी आकाशगंगा जो है उसकी खोज किया था। स्कूटर का आविष्कार जी ब्रॉड शॉ ने 1919 में ब्रिटेन में की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है कि दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है। तो बताइए जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है या फिर घट जाता है या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है या फिर अपरिवर्तित रहता है। तो देखिए दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है, तो बढ़ जाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए दाब के बढ़ने से क्वथनांक का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है, और दाब के घटने से क्वथनांक का मान भी क्या होता है, घट जाता है। पारे की 76 mm दाब पर शुद्ध पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, अर्थात उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और पारे की 26.8 mm दाब बढ़ने या घटने से पानी का क्वथनांक जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बढ़ता है या फिर घटता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है कि वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं। तो बताइए वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं। जल का पृष्ठ तनाव, जल का आयतन, जल का घनत्व या फिर जल के प्रवाह की दर। तो देखिए वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं, तो जल की प्रवाह की दर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए वेंचुरी मीटर एक प्रवाह माप उपकरण होता है जिसका उपयोग पाइप लाइनों में तरल पदार्थों के प्रवाह दर को मापने के लिए किया जाता है। और देखिए क्या है कि यह वेंचुरी प्रभाव के आधार पर संचालित होता है, जहां पाइप में संकुचन के कारण द्रव का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है और दबाव जो है वो कम हो जाता है, और इस दबाव ड्रॉप का उपयोग प्रवाह दर की सटीक गणना करने के लिए किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है कि DDT का पूर्ण रूप क्या है। तो बताइए DDT का पूर्ण रूप क्या है। डाइक्लोरो डाइथाइल ट्राइक्लोरोमीथेन या फिर डाइक्लोरो डाइबेंजाइल ट्राइक्लोरोएथेन या फिर डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन या फिर डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो देखिए DDT का पूर्ण रूप क्या है, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए DDT का पूर्ण रूप क्या है, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है, ठीक है, और यह एक गंधहीन और रंगहीन और ऑर्गेनोक्लोरीन पदार्थ होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है कि माइका क्या है। तो बताइए माइका क्या है। विद्युत का कुचालक है, ताप का सुचालक है, ताप का कुचालक है या फिर विद्युत का सुचालक है। तो देखिए माइका क्या है, तो विद्युत का कुचालक है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए माइका विद्युत का कुचालक होता है और उच्च तापमान को सहन कर सकता है। ये उष्मा सही संवाहक और कुचालक होता है। इन गुणों के कारण उनका उपयोग जो है वो विद्युत उपकरणों में भी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है कि हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है। तो बताइए हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है। 1.0, 4.8, 9.4 या फिर 14.4।
तो देखिए हवा का वाष्प घनत्व होता है कितना, तो 14.4, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वायु का घनत्व जो है वो कितना होता है, 0.00129 ग्राम प्रति मिलीलीटर, और इसका वाष्प घनत्व कितना होता है, तो 14.481431, ठीक है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, ठीक है। और हाँ, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये ना सिर्फ रेलवे वालों के लिए, बाकी आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस सब के लिए भी ये जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो बताइए भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में, दिल्ली में, बेंगलुरु में या फिर चेन्नई में। तो देखिए भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है कहाँ पर, तो लखनऊ में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं CDRI, मतलब क्या हुआ, तो सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है। तो बताइए जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, एनिमिलिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जंतु जगत का सबसे बड़ा जो वर्ग है वो कौन सा है, वो ऑर्थोपोडा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ जो है वो संधिपाद यानी कि ऑर्थोपोडा होता है, यानी कि इसको संधिपाद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑर्थोपोडा यानी संधिपाद पृथ्वी पर प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। पूरी पृथ्वी पर ऑर्थोपोडा संघ के ही संख्या पूरी पृथ्वी के समस्त प्राणियों में लगभग 2/3 होता है। उसके बाद क्या है कि ऑर्थोपोडा के श्वसन अंग जो है वो गलफड़े, पुष्ट गलफड़े, पुष्ट फेफड़े या फिर श्वास नली प्रणाली होता है। ऑर्थोपोडा में परिसंचरण जो है वो तंत्र खुला प्रकार का होता है, ठीक है, यानी कि ऑर्थोपोडा में परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का होता है, तो खुले प्रकार का होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है कि सिल्क किससे प्राप्त की जाती है। तो बताइए जो ये सिल्क है वो किससे प्राप्त की जाती है, कोकून से, वयस्क से, लार्वा से या फिर अंडा से। तो देखिए ये जो सिल्क है वो प्राप्त की जाती है किससे, तो कोकून से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और जानते हैं इसके बारे में। देखिए रेशम का कीड़ा वास्तव में एक पतंगे की दूसरी अवस्था यानी कि प्यूपा होती है जिससे हमें सिल्क मिलती है। पतंगे के प्यूपा को कोकून कहते हैं। दरअसल दूसरे कीट पतंग के लार्वा से प्यूपा की अवस्था में आने के लिए पौधों रेशम का कीड़ा जो है वो वास्तव में एक पतंगे की दूसरी अवस्था प्यूपा होती है जिससे हमें सिल्क प्राप्त होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है कि भारत में कपास का उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो देखिए ये क्वेश्चन में जो है वो कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कहीं कहीं पर महाराष्ट्र लिखा रहता है और कहीं कहीं पर गुजरात भी लिखा रहता है, ठीक है। तो अगर गुजरात ऑप्शन में ना रहे तो आप महाराष्ट्र को टिक लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर गुजरात ऑप्शन में रहे तो आप पहले गुजरात को ऑप्शन में टिक लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि गुजरात जो है कपास उत्पादन में महाराष्ट्र से कहीं ज़्यादा आगे है, ठीक है। तो देखिए वही है कि भारत में कपास उत्पादन में जो अग्रणी राज्य हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, गुजरात, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में शीर्ष कपास उत्पादक राज्य जो है वो पहला गुजरात आता है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर तेलंगाना है, फिर आंध्र प्रदेश है और उसके बाद राजस्थान आता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है कि सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। तो बताइए सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, भारत से, चीन से, अमेरिका से या फिर मैक्सिको से। तो देखिए सोयाबीन की उत्पत्ति हुई थी कहाँ से, तो चीन से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और जानते हैं। देखिए सोयाबीन की खेती जो है वो चीन में 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। 1804 तक अमेरिकी साहित्य में सोयाबीन शब्द का उल्लेख नहीं था। हालांकि ऐसा माना जाता है कि सोयाबीन को 1765 में चीनी वेज के रूप में अमेरिकी उपनिवेशों में लाया गया था। सोयाबीन का जो सबसे पहला संदर्भ परीक्षण किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है। तो बताइए भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, BL चोपड़ा, MS स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन या फिर अमृता पटेल। तो देखिए भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हो जाएंगे कौन, तो MS स्वामीनाथन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और श्वेत क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के प्रमुख वास्तुकार और जनक थे। उस समय के खाद्य एवं कृषि मंत्री जो है वो भारत रत्न चिदम्बरम सुब्रमण्यम को हरित क्रांति का राजनीतिक जनक कहा जाता है और दिलबाग सिंह अठवाल को गेहूं क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि गेहूं क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो दिलबाग सिंह अठवाल को, ठीक है। उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा असत्य फल है।
तो बताइए इनमें से कौन सा असत्य फल है, काजू, सेब, नाशपाती या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए इनमें से कौन सा असत्य फल है, तो उपयुक्त सभी, ठीक है, यानी कि काजू, सेब और नाशपाती, ये तीनों हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जब फल केवल अंडाशय से विकसित होता है तो इसे सत्य फल कहते हैं, जैसे कि आम हो गया, नारियल हो गया, ठीक है। परंतु जब ये अंडाशय के अलावा कुछ अन्य पुष्पीय भागों से भी विकसित हो जाते हैं तो उसे असत्य यानी कि फॉल्स फ्रूट्स कहलाता है, ठीक है, जैसे कि सेब, नाशपाती, मलबेरी, ये सब होता है, ठीक है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।